डीपी सर इंग्लिश क्लासेस में आज आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को क्लास 9th यूपी बोर्ड थर्ड पोएम को एक्सप्लेन करूंगा, जिसका टाइटल है द सेवन एजेस ऑफ मैन बाय विलियम शेक्सपियर। सेवन एजेस ऑफ मैन, जिसको कंपोज किया है विलियम शेक्सपियर ने 1564 टू 1616। पोएम के टाइटल को बताने से पहले आप जानिए कि यह पोएम जो है विलियम शेक्सपियर के एज यू लाइक इट, एक फेमस ड्रामा से लिया गया है। चूँकि शेक्सपियर ने 37 प्लेस लिखे और 37 नाटकों में उसने एक सबसे अच्छी कॉमेडी लिखी थी, जिसका नाम था एज यू लाइक इट। इस एज यू लाइक इट नामक ड्रामे से इस पोएम को लिया गया है और आपके सिलेबस में दिया गया है। तो थोड़ा टाइटल आप देख लीजिए। द सेवन एजेस ऑफ मैन का अर्थ हुआ मनुष्य की 7 अवस्थाएं। यहाँ पर शेक्सपियर ने मानव की 7 अवस्थाओं का वर्णन किया है, इसलिए इसका टाइटल सेवन एजेस ऑफ मैन हुआ। ये 7 अवस्थाएं क्या हैं? अब पोएम को हम स्टार्ट करेंगे एक्सप्लेन करना तो आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर विलियम शेक्सपियर ने मानव के जीवन की तुलना एक रंगमंच से किया है। जैसे एक रंगमंच होता है, स्टेज होता है, वहाँ पे तमाम कलाकार होते हैं। वे कलाकार उस रंगमंच पर आते हैं और कई अभिनय करते हैं, कई रोल प्ले करते हैं, भिन्न भिन्न अभिनय को प्ले करते हैं और अपने अभिनय को प्ले करने के बाद, निभाने के बाद फिर से वह रंगमंच से चले जाते हैं, पर्दा गिर जाता है। तो वैसे ही विलियम शेक्सपियर ने इस पूरे संसार को एक रंगमंच की तुलना दिया है, संज्ञा दिया है। पूरे संसार की तुलना एक रंगमंच से किया है। यह संसार एक रंगमंच है और इस रंगमंच रूपी संसार में मानव एक कलाकार की भांति आता है और वह इंसान अपने कई अभिनय करता है, कई रोल प्ले करता है और कई रोल प्ले करने के बाद में फिर से वह इस संसार रूपी स्टेज से, रंगमंच से चला जाता है, यानी कि वह फिर से मर जाता है। तो आरंभ से लेकर के अंत तक, यानी कि उसके जन्म से लेकर के उसके मृत्यु तक जो सफ़र वह तय करता है और इस सफ़र में जितनी भी भूमिकाओं को वह अदा करता है, उसके संदर्भ में विलियम शेक्सपियर ने 7 अवस्थाओं में इसको बांटा है कि 7 अवस्थाओं से गुजर करके वह अंत में वह मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है। तो ये 7 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, इसी के बारे में पोएट विलियम शेक्सपियर ने मेंशन किया है इस कविता में द सेवन एजेस ऑफ मैन। अब चलिए बढ़ते हैं पोएम की तरफ। अब यहाँ से देखिए, आपके पोएम का पहला स्टेंजा है। पहले स्टेंजा में पोएट कहता है कि ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज, ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज, कि यह संपूर्ण संसार एक रंगमंच है। स्टेज का मतलब मंच, वर्ल्ड माने संसार, ऑल माने संपूर्ण। तो पोएट के अकॉर्डिंग ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज, कि यह संपूर्ण संसार एक रंगमंच है। एंड ऑल द मेन एंड वीमेन मियरली प्लेयर्स, और इस संसार में संपूर्ण पुरुष और स्त्री मात्र केवल कलाकार हैं। मियरली का मतलब केवल, प्लेयर्स का मतलब अभिनय करता यानी कि कलाकार। अर्थात कि संपूर्ण संसार में जितने भी पुरुष हैं और जितनी भी स्त्रियां हैं, वे मात्र केवल कलाकार हैं। यह संपूर्ण संसार एक रंगमंच है और इस संपूर्ण रंगमंच
नुमा इस संसार में संपूर्ण पुरुष और स्त्रियां मात्र केवल एक कलाकार हैं। दे हैव देयर एग्जिस्ट एंड इंट्रेंसेस, अर्थात कि वे इस संसार में अपना प्रवेश लेते हैं और अभिनय करते हैं, अपने रोल को प्ले करते हैं, जो भी उनको किरदार दिया जाता है, पूरे जीवन भर उस संसार रूपी रंगमंच पर अपने अभिनय को अदा करते हैं। एंड हैव देयर एग्जिस्ट, और उसके बाद में इस संसार से विदा ले लेते हैं। एग्जिस्ट का मतलब बाहर चले जाना और इंट्रेंसेस का मतलब प्रवेश लेना, यानी कि ये सभी के सभी स्त्री और पुरुष इंट्रेंसेस मतलब कि जन्म के माध्यम से इस पृथ्वी पर, इस धरती पर प्रवेश लेते हैं। इसे शैशवा काल कहा जाता है और कई अवस्थाओं को पार करते हुए, सातों अवस्थाओं को पार करते हुए इस संसार रूपी रंगमंच को त्याग देते हैं, एग्जिस्ट हो जाते हैं, अर्थात कि मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। आशा है ये समझ में आ गया होगा कि दे हैव देयर एग्जिस्ट एंड इंटेंसेस, कि वे अपना प्रवेश लेते हैं और फिर इस रंगमंच नुमा संसार से अलविदा हो जाते हैं, यानी कि बाहर चले जाते हैं, अर्थात उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर है एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेस मैनी पार्ट्स, और एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में कई अभिनय को अदा करता है। एक इंसान जब इस धरती पर पैदा होता है तो वृद्धावस्था तक, मृत्यु तक वह अपने पूरे लाइफ टाइम में, पूरे जीवन काल में बहुत से भूमिकाओं को अदा करता है, कभी चाचा का, मामा का, नाना का, पापा का। तो कई रोल को प्ले करता है वो, कभी दादा का, तो कई रोल को प्ले करता है वह, और कई रोल को प्ले करते करते वृद्धावस्था के बाद मृत्यु को प्राप्त होता है। तो वही पोएट यहाँ पे कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में बहुत सी भूमिकाओं को अदा करता है। मैनी पार्ट्स का मतलब बहुत सी भूमिकाएं, जैसे कि चाचा का, मामा का, नाना का, पापा का, दादा का, वगैरह वगैरह। प्लेस माने अदा करता है। हिज एक्ट्स बीइंग 7 एजेस, और उसकी ये भूमिकाएं और उसके ये कृत्य 7 अवस्थाएं हो जाती हैं। 7 एजेस, 7 एजेस का मतलब 7 अवस्थाएं, बीइंग माने हो जाती हैं, अर्थात कि वह मनुष्य जो बहुत से अभिनय को अपने संपूर्ण जीवन में करता है, तो उसके संपूर्ण अभिनय, संपूर्ण कृत्य 7 अवस्थाएं बन जाती हैं, यानी कि 7 अवस्थाओं में परिवर्तित हो जाती हैं। अब यहाँ से देखिए, पहली अवस्था स्टार्ट होती है, बड़े ही ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। एट फर्स्ट द इन्फेंट, सबसे पहली अवस्था शैशवा काल की होती है। इन्फेंट माने शिशु। एक छोटा सा बच्चा जब जन्म लेता है तो वह एक नवजात शिशु होता है। तो उस अवस्था को कवि ने यहाँ पर शैशवा काल कहा है कि सबसे पहली जो अवस्था होती है इन्फेंट की होती है, एक शिशु की होती है। जब मनुष्य पैदा होता है धरती पर, एक छोटा सा शिशु होता है, जिसे शैशवा काल कहा जाता है। म्यूलिंग एंड पकिंग इन द नर्सेस आर्म्स, और जब वह छोटा नवजात शिशु पैदा होता है तो पैदा होने के पश्चात अपने ऊर्जा के उच्चतम बिंदु तक चिल्ला करके अपनी उपस्थिति को प्रदर्शित करता है। म्यूलिंग का मतलब हुआ चिल्लाना, यानी कि जब बच्चा पैदा होता है तो बहुत तेज तेज रोता है, चिल्लाता है, तो म्यूलिंग का मतलब यहाँ हुआ चिल्लाना। तो जब चिल्लाने लगता है तो लोग जान जाते हैं कि यहाँ बच्चा पैदा हुआ है।
वह अपने उपस्थिति को दर्ज कराता है कि नहीं, मैं धरती पर आ चुका हूँ। तो तेज तेज वह बच्चा चिल्लाता है, शिशु चिल्लाता है, और कभी कभी दाई या अपनी माँ के भुजाओं में उल्टियाँ भी कर देता है। पकिंग का मतलब हुआ उल्टियाँ करना। नर्स का मतलब दाई या परिचारिका। तो कहीं दाई या परिचारिका होती हैं तो कहीं माँ स्वयं होती है। तो अपनी माँ की भुजाओं में या उस दाई की भुजाओं में उल्टियाँ भी कर देता है। तो ये उल्टियाँ करने का तात्पर्य हुआ कि इस अवस्था में जो वह नवजात शिशु होता है पूर्ण रूप से असहाय होता है और पूर्ण रूप से दूसरे पर निर्भर होता है। वह न बोल सकता है, न अपने दुख को या अपनी समस्याओं को बता सकता है। दूसरे लोग उसकी समस्याओं को अंदाज़ा लगा करके समझते हैं, उसकी समस्याओं को दूर करते हैं। तो यह अवस्था जो होती है यह दूसरे पर निर्भर होने वाली अवस्था होती है, यानी कि वह जो शिशु होता है पूर्ण रूप से अपनी माँ पर निर्भर होता है, अपने अभिभावक पर निर्भर होता है। फिर अगला है देन, तब द वाइनिंग स्कूल बॉय। अब शैशवा काल के बाद में अगली अवस्था आती है, ये एक स्कूल जाने वाले लड़के की। देन वाइनिंग बॉय विथ हिज सैचल एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस क्रीपिंग लाइक स्नेल अनविलिंगली टू स्कूल। यहाँ से अगली अवस्था शुरू होती है कि देन द वाइनिंग स्कूल बॉय। तब जो दूसरी अवस्था होती है वह शिकायत करते हुए एक विद्यालय जाने वाले लड़के की भांति होती है, स्कूल जाने वाले लड़के की भांति होती है। जब थोड़ा सा और बड़ा होता है तो माँ बाप उस बच्चे को विद्यालय भेजते हैं और वह बच्चा आसानी से विद्यालय नहीं जाता है, बहुत शिकायत करता है, रोता है, चिल्लाता है, नहीं जाने की इच्छा रखता है, शिकायत करता है। तो इस ढंग से शेक्सपियर ने, पोएट ने लिखा कि जो दूसरी अवस्था होती है वो वाइनिंग स्कूल बॉय की होती है, कि एक शिकायत करता हुआ एक विद्यालय वाला लड़का होता है, स्कूल जाने वाला लड़का होता है। वाइनिंग का मतलब हुआ शिकायत करता हुआ। विथ हिज सैचल, सैचल माने होता है चमड़े का थैला या बैग। सैचल का मतलब फैला हुआ बैग जो बच्चे अपने पीठ पर रखते हैं। और वह स्कूल का जो बालक होता है, जो शिकायत कर रहा होता है, वह अपने उस थैले को, अपने बैग को अपने पीठ पर रखता है स्कूल जाने के लिए। एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, और उसका चेहरा एक चमचमाते हुए सुबह के सूर्य की भांति चमकता रहता है। जो बच्चा होता है, जो विद्यालय जाने के लिए अपने पीठ पर थैला रखा होता है, उसका चेहरा एक चमकते हुए सुबह के सूर्य की भांति दमक रहा होता है। और स्कूल जाने की अनिच्छा से एक घोंघे की भांति धीरे धीरे जा रहा होता है। अनविलिंगली का मतलब हुआ अनिच्छा, क्योंकि स्कूल जाने में उसकी अनिच्छा होती है। लोग ज़बरदस्ती दबाव दे करके, डांट करके, वैसे भी बच्चे जल्दी स्कूल कहाँ जाते हैं बचपन में। तो स्कूल जाने की अनिच्छा भाव से एक घोंघे की भांति धीमे धीमे चलता रहता है, इस घोंघे की भांति जाता है। यानी कि उसकी जाने की इच्छा नहीं होती, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती लोगों के दबाववश वो धीमे धीमे बढ़ता है स्कूल की तरफ। तो यहाँ पर क्रीपिंग का मतलब हुआ धीरे धीरे रेंगना, और स्नेल का मतलब हुआ घोंघा। घोंघा बहुत धीमे धीमे चलता है। लाइक माने की भांति, अनविलिंगली माने अनिच्छा से, स्कूल माने विद्यालय। तो स्कूल जाने की अनिच्छा भाव से एक घोंघे की भांति धीमे धीमे चलता है। अगला है एंड देन द लवर, और तब जो अगली अवस्था होती है युवावस्था की होती है। इसी युवावस्था में वह प्रेमी भी बनता है। लवर का मतलब प्रेमी। तो पोएट ने, कवि ने जो अगली अवस्था मेंशन किया है वह है युवावस्था की, और इसी अवस्था में वह
प्रेम से युक्त होता है, रोमांच से भरपूर होता है, उसकी समस्त ऊर्जाएं उसके पास होती हैं, वह चांद तक पहुंचने की साहस रखता है, वह सूर्य तक पहुंच जाने की इच्छा रखता है, समस्त ऊर्जाओं का स्वामी होता है, समस्त ऊर्जाएं उसके शरीर के अंदर वास करती हैं, वह सभी प्रकार की चुनौतियों को सामना करने के लिए ताकत रखता है। इसलिए इस अवस्था को युवा अवस्था कहा जाता है। अब ऐसी अवस्था में प्रेम प्रस्फुटित होता है, प्रेम की भावना, रोमांस की भावना का प्रादुर्भाव होता है। तो पोएट कह रहा है कि एंड देन द लवर, और तब अगली अवस्था युवा अवस्था की होती है जिसमें वह एक प्रेमी की भांति अपने आप को प्रदर्शित करता है। फिर है शाइंग लाइक फर्नेस, और एक भट्ठी की भांति आहें भर रहा होता है, यानी कि अपने प्रेमिका के लिए एक भट्ठी की भांति आहें भर रहा होता है। जिस प्रकार एक भट्ठी आवाज़ करती है जब जलती है तो उसी प्रकार वह बालक भी, वह जब अपने युवावस्था में पहुंचता है और प्रेम की चरम सीमा पर होता है तो वह एक भट्ठी की भांति आहें भरता है। साइंग का मतलब आहें भरना। विथ ए वोफुल बैलेट मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो, और अपने प्रेसी के भौहों के लिए एक दुख भरा गाथा गीत की भी रचना कर लेता है। वोफुल का मतलब दुख भरा, शोक युक्त, और बैलेट का मतलब हुआ गाथा गीत, मतलब कि एक कोई संगीत, गाना, सॉन्ग। मिस्ट्रेस का मतलब यहाँ पे हुआ उसकी प्रेमिका, प्रेयसी, और आईब्रो का मतलब हुआ भौं। तो अपने प्रेम को प्रदर्शित करने के लिए, अपने आंतरिक रोमांस को, अपने आंतरिक प्रेम को प्रदर्शित करने के लिए वह अपने प्रेमिका के भौहों के लिए एक दुख भरा गाथा गीत, संगीत की रचना कर लेता है। मेट माने बनाता है। फिर यहाँ पर इसकी यह अवस्था समाप्त होती है। फिर अगली अवस्था आती है देन अ सोल्जर। देन अ सोल्जर, तब अगली अवस्था उसकी एक सैनिक की होती है। सोल्जर का तात्पर्य सैनिक से हुआ। तब अगली अवस्था उसकी एक सैनिक की होती है। फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स, अजीबो गरीब कस्मों से भरा होता है। स्ट्रेंज माने अजीबो गरीब, ओथ्स माने कस्में, वायदे, फुल माने भरा होता है। यानी कि जब अगली अवस्था में वो पहुंचता है वह बालक, तो एक सैनिक के रूप में अपने आप को प्रदर्शित करता है। अजीबो गरीब कस्मों से भरा होता है। एंड बियर्डेड लाइक द पार्ड, अर्थात कि एक चीते की भांति समस्त चुनौतियों का सामना करने के लिए तत्पर रहता है। बियर्डेड का तात्पर्य हुआ दाढ़ी से युक्त, यानी कि आदमी, बालक के चेहरे पर दाढ़ी तब आती है जब वह युवा अवस्था में पहुंचता है, और युवा अवस्था में जब पहुंचता है तो समस्त शक्तियों का मालिक होता है। वो असीम शक्तियों का मालिक होता है। सभी प्रकार की चुनौतियों का सामना करने की उसके पास प्रबल इच्छा होती है। चांद तक पहुंचने के लिए वह साहस और शक्ति रखता है। सितारों को भी तोड़ लाने की वह ताकत रखता है। तो यहाँ पर पोएट का बियर्डेड लिखने का तात्पर्य यही हुआ कि वह एक परिपक्व रहता है, ऊर्जावान होता है। उसके चेहरे पर दाढ़ी आ जाती है, और जब दाढ़ी तभी आती है चेहरे पर जब वह एक परिपक्व युवा बन जाता है। और जब परिपक्व युवा बन जाता है तो उसके पास असीमित शक्तियाँ होती हैं। सभी प्रकार की चुनौतियों का सामना करने की वह ताकत रखता है। जिस प्रकार एक तेंदुआ, एक चीता जो होता है, पार्ट का मतलब चीता,
तो जिस प्रकार वह चीता होता है, उसी प्रकार जिस प्रकार चीता फुर्तीला होता है, अपने शिकार को पल भर के अंदर पकड़ सकता है, रोमे से युक्त होता है, वैसे ही वह सैनिक भी दाढ़ी से युक्त होता है, असीम ऊर्जाओं का स्वामी होता है और किसी भी प्रकार की समस्या को हल करने के लिए या सामना करने के लिए अपने पास साहस और ताकत रखता है। तो यहाँ पर फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स एंड बियर्डेड लाइक द पार्ड, यानी कि जो तेंदुआ है, तेंदुओं की भांति वह क्या होता है, चुनौतियों का सामना करने के लिए योग्य होता है। तो यहाँ पर पार्ड जो चीता या तेंदुआ है वह भयंकरता का प्रतीक है कि जिस प्रकार वह चीता या तेंदुआ अपने शिकार को पल भर में पकड़ सकता है या किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तत्पर रहता है, भयंकर रूप से होता है, उसी प्रकार वह सैनिक भी किसी भी प्रकार के चुनौती को साहस से युक्त होकर के उसका सामना करने के लिए तत्पर होता है। फिर है जेलस इन ऑनर, सम्मान में थोड़ा सा ईर्ष्यालु होता है, यानी कि वह ऐसी अवस्था में, उस सैनिक की अवस्था में और अधिक सम्मान पाने की इच्छा रखता है। तो हर समय वह ईर्ष्यालु बना रहता है कि किसी अन्य को सम्मान न मिले, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके वह उसे सम्मानित किया जाए, वह सम्मान पाए। तो यहाँ पर कवि के कहने का मतलब हुआ कि ऐसी अवस्था में जेलस इन ऑनर, कि वह सम्मान में ईर्ष्यालु होता है, यानी कि वह अधिक सम्मान पाने की इच्छा रखता है। फिर है सडन एंड क्विक इन क्वेरल। सडन एंड क्विक इन क्वेरल का मतलब हुआ कि छोटी छोटी बात पर अचानक तुरंत ही झगड़े कर लेता है, यानी कि वह इतना ज़्यादा आक्रोशित होता है, ऊर्जावान होता है और मन का काला घोड़ा उसके वश में नहीं होता है, तो वह छोटी सी छोटी बात में झगड़े कर बैठता है, लड़ाई कर लेता है, क्रोधित हो जाता है, क्रुद्ध हो जाता है। फिर सीकिंग द बबल रेप्यूटेशन एवन इन द कैनन्स माउथ, कहने का मतलब सीकिंग द बबल रेप्यूटेशन एवन इन द कैनन्स माउथ, यानी कि अस्थाई प्रतिष्ठा की तलाश करते करते या अस्थाई प्रतिष्ठा को पाने के लिए अपने जीवन को दांव पर भी लगा देता है। वह जो सैनिक होता है, जो सिपाही होता है, उसे प्रतिष्ठा पाने की बहुत ललक होती है, क्योंकि वह भी प्रतिष्ठा भी अस्थाई होती है। यहाँ पे बबल का मतलब अस्थाई, टेम्पोरेरी, रेप्यूटेशन का मतलब प्रतिष्ठा, सीकिंग का मतलब खोजना, कैनन का मतलब तोप और माउथ का मतलब मुंह, यानी कि वह अस्थाई प्रतिष्ठा या सम्मान को पाने के लिए अपने आप को तोप के मुंह के सामने रख देता है, तोप के मुंह पर रख देता है, यानी कि अपने जीवन को दांव पर लगा देता है, अपने जीवन को मौत पर लगा देता है। तो यहाँ पर पोएट कहने का मतलब कि वह अस्थाई प्रतिष्ठा की तलाश करता है, अर्थात कि अस्थाई प्रतिष्ठा को पाने के लिए अपने जीवन को दांव पर भी लगा देता है, यानी कि यहाँ तक कि वह अपने जीवन को तोप के मुंह पर रख देता है। तो तोप के मुंह पर रख देने का मतलब है कि जीवन को दांव पर लगा देना, मौत के मुंह में चले जाना, और मात्र सिर्फ अस्थाई प्रतिष्ठा पाने के लिए। चलिए हम अगले स्टेंजा पर बढ़ते हैं। अगला स्टेंजा है एंड देन द जस्टिस। अब देखिए यहाँ पर मानव के जीवन की अगली अवस्था का, यानी कि पांचवी अवस्था का यहाँ पर कवि वर्णन कर रहा है। एंड देन द जस्टिस, और अगली अवस्था न्याय की अवस्था होती है, न्याय का समय होता है। कवि ने इस
पांचवें अवस्था को न्याय की अवस्था बताया है। और यहाँ पर जो वो व्यक्ति होता है, जो इंसान होता है, एक जज के रूप में कार्य करता है, अपने आप को एक न्यायाधीश के रूप में अनुसरण करता है, एक न्यायाधीश बन जाता है। तो एंड देन द जस्टिस, और अगली अवस्था न्याय का होता है। इन फेयर राउंड वैली विथ गुड कैपन लाइंड, और ऐसी अवस्था में उसका सुंदर गोलदार पेट उभर आता है, यानी कि वह उसका पेट काफ़ी बड़ा हो जाता है। एक अच्छे धारयुक्त मोटे नर मुर्गे की भांति, यानी कि जिस प्रकार एक मोटा नर मुर्गा जो धारी से युक्त हो, जिस प्रकार उसका पेट या स्वरूप दिखता है, वैसे ही उस व्यक्ति का भी काफ़ी पेट बड़ा हो जाता है, गोलदार बड़ा सा पेट हो जाता है। इन फेयर राउंड, वैली माने पेट, फेयर माने सुंदर आकर्षक, राउंड माने गोलदार, तो उसका एक सामान्य गोलदार पेट हो जाता है, यानी उसका पेट बड़ा हो जाता है। कैसे? विथ गुड कैपन, कैपन का मतलब मोटा नर मुर्गा, लाइंड का मतलब हुआ धार युक्त, जैसे धारियाँ होती हैं, लाइनें होती हैं, वैसे गुड माने अच्छा। तो एक मोटा नर मुर्गा जो धारियों से युक्त होता है, वो जैसा प्रतीत होता है, उसका पेट या उसका स्वरूप जैसा प्रतीत होता है, कुछ ऐसे ही उसका भी पेट निकल आता है, उसका पेट बड़ा हो जाता है, और पेट बड़ा होने से वह काफ़ी गंभीर और प्रौढ़ प्रतीत होने लगता है। नेक्स्ट है विथ आईज सेवर, और ऐसी अवस्था में वह काफ़ी ही गंभीर हो जाता है। विथ आई सेवर का मतलब बी सीरियस, तो वह बहुत ही गंभीर हो जाता है। विथ आईज सेवर का मतलब हुआ गंभीर हो जाना, ऐसी अवस्था में वो काफ़ी गंभीर हो जाता है। एंड बेयर्ड आ फॉर्मल कट, और औपचारिक रूप से उसकी दाढ़ी कटी हुई होती है। एक औपचारिक रूप से अपने दाढ़ी को कटवाए हुए होता है। जिस प्रकार एक न्यायाधीश, एक जज, एक गंभीर व्यक्ति दिखाई देता है, कुछ ऐसे ही वह अपने हुलिया को, अपने स्वरूप को बनाए रखता है। गंभीर निगाहें, गंभीर दिखता है, एक औपचारिक रूप से उसकी दाढ़ी कटी होती है, बड़ा सा पेट, गोलदार पेट होता है, उस मोटे नर मुर्गे की भांति होता है, जिससे वह पूर्ण रूप से एक न्यायाधीश के रूप में प्रतीत। Full of wise saws and modern instances, and so he plays his part. और वह बुद्धिमत्ता से युक्त कहावते, मुहावरे और आधुनिक उदाहरणों से भरा होता है। वाइस का मतलब बुद्धिमत्ता से युक्त, सॉस का मतलब हुआ कहावते, मुहावरे, मॉडर्न इंस्टेंसेस का मतलब हुआ आधुनिक उदाहरण, नवीन उदाहरण। तो बुद्धिमत्ता से युक्त कहावते, मुहावरे और आधुनिक उदाहरणों से वह भरा होता है। एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट, और तब वह अपने इस भूमिका को अच्छी तरीके से अदा करता है। ऐसी स्थिति में पहुँच करके एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट, और तब वह अपनी इस भूमिका को अदा करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले स्टेंजा की तरफ। द सिक्स्थ एज शिफ्ट, छठी अवस्था अब आ जाती है, शिफ्ट हो जाती है, यानी कि पांचवा से शिफ्ट होकर के अब छठी आ जाती है, छठी अवस्था उस व्यक्ति की आ जाती है। एंड टू द लीन एंड स्लीपर्ड पैंटलून, और इस छठी अवस्था में वह बहुत ही दुर्बल, कमज़ोर, असहाय प्रतीत होता है।
एनर्जीलेस प्रतीत होता है, असहाय, कमज़ोर, ढीले ढाले चप्पलों को पहने रहता है, पैंटलून ढीले ढाले पैजामा को पहने रहता है, क्योंकि अब उसके पास वो ताकत नहीं रहती है जो कभी युवावस्था में थी। तो इनटू द लीन का मतलब काफ़ी कमज़ोर हो जाना, ऐसी अवस्था में बहुत कमज़ोर हो जाता है, उसके पास ऊर्जा की कमी हो जाती है। स्लीपर्ड ढीले ढाले चप्पलों को पहने रहता है, चप्पल, पैंटलून और ढीले ढाले पैजामा पहने रहता है। विथ स्पेक्टिकल्स ऑन नोज, ऐसी अवस्था में उसे अब दिखाई भी कम देने लगता है, इसलिए वह चश्मे भी पहने रहता है। स्पेक्टिकल्स का मतलब हुआ चश्मा, ऑन नोज मतलब कि नाक पर, उसके नाक पर चश्मा भी रखा रहता है, यानी कि वह आंखों में चश्मा भी लगाए रहता है। क्यों? क्योंकि उसको अब दिखाई नहीं देता है, उसकी आंखों की रोशनी अब वो उसकी आंखों की रोशनी में अब वो ताकत नहीं रही जो कभी ताकत उसके युवावस्था में रहा करती थी। एंड पाउच ऑन साइड, और शरीर के अगल बगल की जो त्वचा होती है, खाल होती है, वह झूलने और लटकने लगती है। पाउच का मतलब हुआ शरीर की त्वचा या खाल जो ढीली हो जाती है, ढीली ढाली त्वचा, ढीली ढाली या लटकती हुई खाल, चमड़ी, पाउच का मतलब हुआ। ऑन साइड का मतलब किनारे किनारे पर। तो वृद्धावस्था में आप देखी होंगे कि जो शरीर की चमड़ी होती है, खाल होती है, वह ढीली ढाली हो जाती है, लटकने लगती है। तो ऐसी स्थिति में वह आँखों पर, अपने नाक पर चश्मा पहने रहता है, क्योंकि उसको दिखाई नहीं देता, और शरीर के अगल बगल उसकी शरीर की जो चमड़ी होती है वह ढीली ढाली हो जाती है, लटकने लगती है किनारे किनारे से। हिज यूथफुल हॉर्स वेल शेप्ड, और उसके युवावस्था के जो कपड़े रहते हैं, जो पैजामे होते हैं, जो वस्त्र होते हैं, वो बड़ी ही अच्छी तरीके से सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि अब वो तो उनको पहन सकता नहीं है, अब उसकी वो अवस्था रही नहीं उनको पहनने के लिए। तो होश का मतलब वे गणवेश, वे कपड़े। तो युवावस्था के उसके जो कपड़े होते हैं, वे जो पैजामे जो कभी चुस्त रहा करते थे, वो अच्छी तरीके से सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि अब उनको वो पहन नहीं सकता। ए वर्ड टू वाइट, और उसके लिए संसार बहुत विस्तृत, बहुत बड़ा दिखाई देने लगता है, क्योंकि उसकी शक्तियाँ अब उससे धोखा दे रही थी, उसकी समस्त शक्तियाँ उसको धोखा दे रही थी, और यह संसार उसको बहुत बड़ा दिखाई देने लगता है। तो वह समझता है कि अब हमें बाहर अब हम न जाएं, वह घर में ही रहना ज़्यादा पसंद करता है, क्योंकि संसार उसे बहुत बड़ा दिखाई देने लगता है। फॉर हिज शैंक शंक, एक यहाँ पे वर्ड नहीं लिखा है, शैंक नहीं लिखा गया है, लिख लीजिएगा। इसका मतलब होता है घुटने से एड़ी तक का भाग, शैंक के बाद शंक होगा। तो शैंक का मतलब हुआ घुटने से लेकर के एड़ी तक का भाग। फॉर हिज शैंक शंक, और उसके घुटने से लेकर के एड़ी तक का भाग सिकुड़ जाता है, यानी कि अब उनमें वो जान, वो ताकत, वो ऊर्जा नहीं रहती है कि उसको लेकर के दूर दूर तक ले जाएं। उसके पैरों में वो ताकत नहीं रहती है कि उसे लेकर के दूर तक ले जाएं। घुटने से लेकर के एड़ी तक का भाग सिकुड़ जाए, श्रंक का मतलब सिकुड़ जाना, सिकुड़ जाता है। उसकी ऊर्जा, उसकी ताकत, उसकी एनर्जी अब चली जाती है, इसलिए वो व्यक्ति अब घर में ही रहना ज़्यादा पसंद करता है, और संसार उसको बहुत बड़ा दिखाई देने लगता है। एंड हिज बिग मैनली वॉइस, और उसकी यह गंभीर और पुरुष वाली जो आवाज़ कभी जो पहले थी, टर्निंग अगेन टूवर्ड्स चाइल्डिश ट्रेबल पाइप्स एंड वेसल्स इन हिज साउंड, और उसकी जो बड़ी पुरुष जैसी जो आवाज़ थी, टर्निंग अगेन फिर से बदल जाती है, टूवर्ड्स चाइल्डिश, फिर से एक बच्चे की तेज सीटी नुमा आवाज़ में बदल जाती है। यानी कि जब वह पुरुष होता है तो उसकी पुरुष जैसी आवाज़ होती है, लेकिन जब वह वृद्धावस्था की तरफ बढ़ने लगता है, वो जान जाता है कि अब वह वृद्धावस्था की तरफ बढ़ रहा है, तो उसकी
आवाज़ जो होती है फिर से एक बच्चे की तेज आवाज़, ट्रेबल का मतलब हुआ तेज आवाज़, चाइल्डिश माने बच्चे की तरह। पाइप्स एंड वेसल्स इन हिज साउंड, पाइप्स का मतलब सीटी नुमा, पाइप में आप फूंकिए तो एक सीटी नुमा आवाज़ आती है, और वेसल्स का मतलब सीटी होता ही। तो उसकी जो बहुत गंभीर और बड़ी पुरुष वाली जो आवाज़ थी, टर्निंग अगेन, टर्निंग माने मुड़ जाना, अगेन माने पुनः, फिर से मुड़ जाती है टूवर्ड्स की तरफ, चाइल्डिश बच्चे की जैसे, ट्रेबल तेज आवाज़ में। पाइप्स एंड विसल्स इन साउंड, सीटी नुमा तेज आवाज़ में बदल जाती है, यानी कि वह जान जाता है कि वह अब वृद्धावस्था की तरफ बढ़ चला है, अब उसके अंदर वो ताकत नहीं रही जो ताकत कभी उसके पास रहा करती थी। अब देखिए लास्ट स्टेंजा है, लास्ट सीन ऑफ ऑल, इन सभी में से अंतिम अवस्था या अंतिम दृश्य जो होता है वो वृद्धावस्था का होता है, क्योंकि वृद्धावस्था बहुत ही दुखदाई और बहुत ही कष्टमय होता है हर एक इंसान के जीवन में। दैट एंड्स दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, जो कि यहीं पर इस अजीबो गरीब घटनायुक्त इतिहास का अंत हो जाता है। एक इंसान अपने संपूर्ण जीवन में जो अजीबो गरीब घटनाओं की एक कड़ी बनाए रखता है, अजीबो गरीब घटनाओं का जो एक इतिहास बनाए रहता है, यहीं पर उसके इस अजीबो गरीब घटनाओं के इतिहास का अंत हो जाता है, और वह व्यक्ति इस धरती को, इस रंगमंच युक्त संसार को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ करके इस संसार से अलविदा हो जाता है, अलविदा कह जाता है। तो कभी कहने का मतलब दैट एंड्स, जो कि समाप्त होता है, दिस स्ट्रेंज अजीबोगरीब इवेंटफुल माने घटनायुक्त, हिस्ट्री माने इतिहास, यानी कि उस इंसान के अजीबोगरीब घटनायुक्त इतिहास का यहीं पर अंत हो जाता है, इसी अवस्था में अंत हो जाता है, और वह इस रंगमंच रूपी संसार को छोड़ करके हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है। उसके जीवन का पर्दा हमेशा हमेशा के लिए गिर जाता है। इस सेकंड चाइल्डिशनेस, यानी कि यह कवि ने इसको दूसरा बचपन कहा है। कवि ने इस अवस्था को यानी वृद्धावस्था को एक दूसरा बचपन कहा है। एक बचपना तो शैशवा काल जब इंसान पैदा होता है, रोता है, और दूसरा वृद्धावस्था में, जब वृद्धावस्था में इंसान पहुंचता है तो वह उसकी दूसरी बचपन होती है, दूसरा बचपना होता है, दूसरी बार वह बचपनावस्था में प्रवेश करता है। एंड मोर ऑब्लिवियन, और ज़्यादा भुलक्कड़ हो जाता है। ऑब्लिवियन का मतलब भुलक्कड़ हो जाना। तो यह उसकी दूसरी बचपना होती है, दूसरा बचपना होता है। एंड मोर ऑब्लिवियन, और बहुत ही ज़्यादा भुलक्कड़ होता है, यानी कि वह कोई व्यक्ति जब वृद्ध हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, तो बहुत सी चीज़ों को भूल जाता है, छोटी छोटी बात भूल जाता है, एक एक मिनट, दो दो मिनट, 10-10 मिनट पहले की बातें भूल जाता है। तो क्योंकि उसका दिमाग प्रॉपर रूप से काम नहीं करता है, जो कभी उसके युवावस्था में काम करता था, जो उसका मस्तिष्क ऊर्जा से भरा हुआ था, अब उसका दिमाग कुछ भी चीज़ों को याद कर पाने में सक्षम नहीं रहता है, तो और भी ज़्यादा भुलक्कड़ हो जाता है वो। फिर है सेंस टीथ, सेंस साइज, सेंस टेस्ट, सेंस एवरीथिंग, बिना दांत का, बिना आँखों का, बिना स्वाद का, और बिना सब कुछ का, यानी कि ऐसी अवस्था में न उसके पास दांत होते हैं, न आँखें होती हैं, न स्वाद होता है, कुछ भी चीज़ नहीं होता है, सिर्फ दुख, कष्ट, समस्या और तन्हाइयाँ होती हैं, समस्याएं होती हैं, और उसके पास वो ऊर्जा नहीं होती, वो शक्ति नहीं होती कि वह फिर से वही कार्य कर सके जो कार्य कभी वह अपने युवावस्था में करता था। तो बहुत ही दुखद स्थिति के बारे में कवि ने इस अवस्था का वर्णन किया है कि सेंस माने होता है विदाउट, बिना, सेंस का मतलब हुआ बिना, बिना दांत का हो जाता है वो, बिना आँखों का हो जाता है, बिना स्वाद का हो जाता है, बिना सब कुछ, यानी कुछ भी
चीज़ उसके पास प्रॉपर नहीं रहती, न देखने के लिए अच्छी आँखें, न खाने के लिए अच्छे दाँत, न स्वाद के लिए अच्छा उसका मुँह का टेस्ट रहता है, यानी कि कुछ भी उसके पास अच्छा नहीं रहता है। तो ऐसी अवस्था में सिर्फ वो अपनी ज़िंदगी को केवल चला रहा होता है, उसकी सुंदरता चली जाती है। तो यहीं पर आपकी यह पोयम समाप्त होती है बाय विलियम शेक्सपियर। तो यहाँ पर आपकी यह लास्ट स्टेंजा, लास्ट सीन जो 7वीं अवस्था है इंसान की, समाप्त होती है और यहीं पर आपकी पोयम भी समाप्त होती है। तो फिर भी यदि कहीं कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।